पूरी साजिश को अंतिम रूप दे सकता था। लेकिन साधु ने यह साजिश इतनी गुप्त और प्रभावशाली तरीके से रची कि राजा विक्रमादित्य को भी यह समझने का कोई मौका नहीं मिला। साधु ने राजा विक्रमादित्य को जानबूझकर बीमार कर दिया था। उसने रानी को बताया था कि अगर वह राजा को कमजोर कर देगी तो वह आसानी से उसे साधु से मिलाने के लिए राजी हो जाएगा। साधु ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और राजा के शरीर में ऐसी बीमारियां घुसा दी जो पहले उसे बिल्कुल भी नहीं थी। ये बीमारी इतनी चुपचाप और धीरे धीरे फैल रही थी कि कोई भी डॉक्टर या वैद्य इसे सही से पहचान नहीं पा रहे थे। रानी, जो अब साधु के हर निर्देश का पालन कर रही थी, धीरे धीरे राजा के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रही थी जिसमें वह कमजोर हो जाए और अपनी आत्मनियंत्रण खो बैठे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कमजोरी को महसूस किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि यह सब कुछ साधु और रानी की साजिश का हिस्सा था। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया तो रानी ने साधु के साथ मिलकर एक गुप्त रात बिताई। यह रात राजा के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बन गई। रानी को गर्भवती करने के बाद साधु ने पूरी योजना को अदृश्य रूप से पूरा किया। कोई भी नहीं जानता था कि रानी और साधु के बीच यह घटना घटित हो चुकी थी, क्योंकि रानी ने इसे एक गहरी रहस्य की तरह रखा था। साधु ने रानी से कहा, अब तुम पूरी तरह से हमारे साथ हो। तुम्हारा बच्चा हमारी साजिश का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। अब तुम और मैं मिलकर इस राज्य को अपने अधीन करेंगे। रानी, जो पहले ही साधु के जाल में फंसी हुई थी, अब पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। उसने साधु को वचन दिया कि वह अपने बच्चे को राज्य की पूरी सत्ता सौंपेगी ताकि वे दोनों इस राज्य को अपने नियंत्रण में ला सके। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से कमजोर और असमर्थ हो चुके थे, अचानक एक दिन महेश्वर से मिलने आए और कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं पहले जैसा शक्तिशाली नहीं महसूस कर रहा हूँ और मुझे डर है कि साहस नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन राजा के संदेह को देखते हुए महेश्वर ने धीरे धीरे राजा को यह बताने की योजना बनाई कि यह सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा था। एक रात महल के गुप्तचर ने रानी और साधु की एक गुप्त बैठक देखी। इस बैठक में दोनों अपनी भविष्यवाणियों और योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। गुप्तचर ने सुना कि रानी ने साधु से कहा, राजा विक्रमादित्य अब हमसे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अब पूरी तरह से तुम्हारी ओर से हूँ और मेरा बच्चा हमारे राज्य का भविष्य बनेगा। गुप्तचर ने यह सब महेश्वर को बताया और महेश्वर ने तुरंत राजा को सच बताने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से जान गए थे कि उन्हें सिर्फ एक भयानक साजिश का हिस्सा बना दिया गया था, जिसमें उनकी कमजोरी और रानी की गर्भवती होने की योजना थी। राजा विक्रमादित्य ने अब पूरी सच्चाई जान ली थी। उन्होंने महेश्वर से कहा, महेश्वर, यह साजिश इतनी गहरी है कि अब हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। मुझे अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करना होगा। हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा और साधु और रानी को उनके हर कदम के लिए सजा दिलवानी होगी। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से सच्चाई जान चुके थे और उनका संकल्प मजबूत हो गया था। वह जानते थे कि यह समय उनके लिए सबसे कठिन है, लेकिन अगर उन्होंने इस समय का सही तरीके से सामना किया तो वह न सिर्फ अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते थे, बल्कि राज्य पर साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश भी कर सकते थे। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मैं अब अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए एक ऐसी योजना जिससे मैं साधु और रानी को उनके ही जाल में फंसा सकूं। हम उन्हें यह समझाने देंगे कि अब वह हमें हरा चुके हैं, लेकिन हम असल में उन्हें उनके ही खेल में मात देंगे। महेश्वर ने राजा की बातों को सुना और एक गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, आपकी स्थिति इतनी नाजुक है कि हमें एक खास प्रकार की रणनीति की जरूरत होगी। हमें पहले उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं। इसके बाद जब वे अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे होंगे, तभी हमें उनका सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने अपने राजमहल में उन सभी प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया जिनसे वह विश्वास रखते थे। उन्हें यह योजना दी कि वे सभी राजमहल की सुरक्षा बढ़ा लें और ध्यान रखें कि साधु और रानी के बीच कोई भी संदिग्ध गतिविधि न हो। राजा ने अपने दरबार में एक अफवाह फैलाना शुरू किया कि वह अब अपनी बीमारी से पूरी तरह से जूझ नहीं पा रहे हैं और जल्द ही उनका अंतिम समय आ सकता है। इस अफवाह ने राज्य भर में हलचल मचा दी। राजा विक्रमादित्य का यह कदम काफी चतुराई से उठाया गया था।
उन्होंने जानबूझकर अपनी स्थिति को कमजोर दिखाया ताकि रानी और साधु यह सोचने लगे कि उनका विजय हासिल करना आसान हो गया है। साधु और रानी अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब महसूस करने लगे थे। रानी, जो गर्भवती होने के बाद राजा से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, अब अपनी पूरी ताकत साधु के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करने में लगा रही थी। साधु ने रानी से कहा, अब हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में करेंगे। राजा विक्रमादित्य की कमजोरी का फायदा उठाने का समय आ गया है। रानी ने साधु के साथ मिलकर राजा के खिलाफ अपनी साजिशों को और बढ़ा दिया। वे दोनों इस विश्वास में थे कि राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उसका अंत नजदीक था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति छिपाकर एक गुप्त तंत्र का सहारा लिया, जिससे वह अपनी खोई हुई ताकत धीरे धीरे फिर से प्राप्त करने लगे। महेश्वर ने उसे बताया था कि साधु की तंत्र मंत्र शक्तियां असल में राजा की ताकत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन राजा ने इसके खिलाफ एक विशेष तंत्र का उपयोग किया। यह तंत्र साधु और रानी के तंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। राजा पहले की तरह शक्तिशाली महसूस करने लगे थे। उनका शरीर पहले जैसा सशक्त हो गया था और उन्होंने खुद को फिर से एक महान योद्धा के रूप में महसूस किया। अब वह अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य ने एक अंतिम सभा बुलवाई। इस सभा में पूरे राज्य के मंत्री, अधिकारी और दरबारी शामिल हुए। रानी और साधु को भी बुलाया गया, लेकिन वे दोनों यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा अचानक इतनी जल्दी स्वस्थ क्यों हो गए हैं। राजा ने सभा में घोषणा की, प्रिय दरबारियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कमजोरी को धोखे से आपके सामने पेश किया। ये सब मेरी साजिश थी ताकि मैं साधु और रानी की चालाकी का पर्दाफाश कर सकूं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने फिर अपनी पूरी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साधु और रानी ने एक जटिल साजिश रची थी, जिसमें रानी को गर्भवती करना और राजा को कमजोर करना शामिल था। रानी और साधु की आंखों में अब डर था। उनकी पूरी योजना नष्ट हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और राज्य के सबसे बड़े जेल में डालने के लिए कहा। रानी और साधु की साजिश अब पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। सभी दरबारी राजा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और साहस को सही समय पर जागृत किया, जिससे वह अपनी राज्य सत्ता को बचा सके। राजा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी रानी और एक साधु मेरे खिलाफ इतने बड़े जाल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब यह समय है कि हम अपने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करें और ऐसे लोगों को कभी भी हमारे राज्य के भीतर घुसने का मौका न दें। राजा विक्रमादित्य की महल में उद्घोषणा ने दरबारियों को स्तब्ध कर दिया था। साधु और रानी, जिन्हें अब अपनी साजिश का पर्दाफाश होने का डर था, महल में बुरी तरह से घबराए हुए थे। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन महेश्वर और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रानी भी चुपचाप अपने अपराध स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि उसे भी राजा के सामने जवाब देना होगा। राजा ने दोनों को सामने लाकर कहा, साधु अंबिकानंद और रानी सौम्या, तुम्हारी साजिशें न केवल मेरी परंतु इस राज्य की सभ्यता और प्रतिष्ठा के खिलाफ थीं। तुमने मुझे और मेरी प्रजा को धोखा दिया। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजा ने आदेश दिया कि साधु को राज्य के बाहर के जंगल में निर्वासित कर दिया जाए, जहां वह तंत्र मंत्र के प्रयोग से अपनी शक्तियों का कोई उपयोग न कर सके। वहीं रानी को महल में बंदी बना लिया गया, लेकिन उसकी सजा और भी कड़ी थी। उसे अपने कृत्यों के लिए राजा के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। रानी ने अपने कृत्य पर गहरी शर्मिंदगी महसूस की। वह राजा के सामने आई और कहा, महाराज, मैंने आपकी उपेक्षा की और साधु के जाल में फंसकर राज्य के खिलाफ साजिश रच डाली। मैं अब समझ चुकी हूँ कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कृपया मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित करने का अवसर दें। राजा विक्रमादित्य, जो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और धैर्यवान हो चुके थे, ने रानी को क्षमा करने का निर्णय लिया। हालांकि रानी की सजा यह थी कि उसे पूरी तरह से तंत्र मंत्र से दूर रखा जाएगा और उसे राज्य की महिलाओं को शिक्षा देने का काम सौंपा जाएगा, ताकि वह अपनी गलतियों से सीखे और राज्य की भलाई में योगदान कर सके। राजा ने कहा, तुमसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक अवसर है अपनी स्थिति को सुधारने का। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम इस राज्य की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करोगी। साधु अंबिकानंद, जो अब अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति खो चुका था, जंगल में निर्वासित कर दिया गया था।
वह इस सजा को अपनी हार मानकर स्वीकार कर चुका था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति, जो कभी राजा विक्रमादित्य को कमजोर करने में सक्षम थी, अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। साधु ने जंगल में अकेले रहने का फैसला किया। अब वह सिर्फ अपनी पुरानी गलतियों और जादू टोने पर पछतावा करता था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि वह अपनी असली शक्ति, जो उसने कभी सच्चे मार्ग पर चलने में लगाई होती, खो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी ताकत फिर से प्राप्त कर ली थी और राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। वह जानते थे कि राज्य को फिर से एकजुट करने और प्रजा का विश्वास बहाल करने के लिए उसे अपने दिल से लोगों के साथ खड़ा होना होगा। राजा ने महेश्वर को बुलाकर कहा, हमने अपनी सबसे बड़ी साजिश को नष्ट किया, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर राज्य को सुधारने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें प्रजा के साथ पुनः संपर्क बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी फिर से हमारी कमजोरियों का फायदा न उठा सके। महेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता ने राज्य को बचाया है। हम सब मिलकर राज्य में एक नई उम्मीद और दिशा देंगे। रानी सौम्या, जो पहले ही अपनी गलती पर पछताती थी, अब महल में एक नई भूमिका निभा रही थी। उसने महिलाओं को शिक्षा देने का काम शुरू किया और समय के साथ उसने यह समझा कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब अपनी गलती से सीखी थी और अपने कृत्यों को सुधारने के लिए समर्पित हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाया, बल्कि राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ है। राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो चुका था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया था, जहां वे एक साथ राज्य की प्रगति के लिए काम कर रहे थे। हालांकि रानी ने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन अब वह अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में लगा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अंततः कहा, हमने अपने दुश्मनों को हराया, लेकिन असली विजय तब है जब हम खुद को और अपने राज्य को सुधार सकें।